हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन को। देखो, अगर आप लोग क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन एनरोल इन आर टाइटन बैच। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन एनरोल इन आर प्रहार बैच। बुक्स, लाइव क्लासेस, मॉक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में ये सारा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप हमारे सिर्फ मॉक्स चाहते हो तो 2 कोर्स है हमारे मॉक्स के लिए। एक मॉक आपके घर पे डिलीवर होगा। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में मॉक्स चाहते हो देन दिस इज योर कोर्स। इफ यू वांट आवर बुक्स देन यू कैन गो फॉर दिस। अगर आप एनएलसेट एंड क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप हमारी ऐप या वेबसाइट चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। देखो, सबसे पहला आर्टिकल है विथ 47 वोट्स चंपवी विंस फ्लोर टेस्ट। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपी सोरेन जो है, अब हेमंत सोरेन के साथ एक ये फोटो आई है, तो न्यूज़ है, एग्जाम का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, फ्लोर टेस्ट में इनकी सरकार बच गई है, तो ये यहाँ पे एक काम की न्यूज़ आपके लिए है। इसके बाद यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली जो है एक अभी समिट काइंड ऑफ थिंग आप कह सकते हो कि साथ अटेंड करी थी, कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ थिंग साथ अटेंड करी थी। वहां पे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने 4 ऐसे पॉइंट्स रखे जो उनको लगता है कि जुडिशरी के अंदर चेंज की जरूरत है। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं वो हम देखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला एडजमेंट कल्चर। एडजमेंट कल्चर का बेसिकली मतलब क्या है? देखो, तारीख पे तारीख, आपने सनी देओल का एक डायलॉग सुना है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही है एडजमेंट कल्चर। एक केस था गायत्री वर्सेस गिरीश, तो इस केस के अंदर भी हमारी कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल अच्छे से एक्नॉलेज किया था कि इतना ज़्यादा एडजमेंट नहीं लेना चाहिए वकीलों को, या फिर इतना ज़्यादा एडजमेंट नहीं देना चाहिए जजेस को। एडजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि देखो, आज कोई पेशी है, उसमें वकील जो है या तो वकील नहीं पहुंच रहे हैं या किसी कारण से वो नकली डेट मांग ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा किसी किसी केसेस में होता है। अब इतना ज़्यादा हो जाता है कि केसेस का जो टाइम पीरियड है अपने आप बहुत लंबा हो जाता है, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो एक इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे एडजमेंट कल्चर के ऊपर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्वेश्चन किया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट इन्होंने रखा वो रखा कि लिमिटिंग द लेंथ ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट। मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इनका ये कहना है कि देखो, जो ओरल आर्गूमेंट होते हैं ना, इसका एक लिमिट होना चाहिए कि भाई इतने इतने देर सुननी है। जैसे कि आप अयोध्या केस का अगर एग्जांपल लो तो 60 टाइम आर्गूमेंट हुआ वहाँ पे, मतलब दोनों पार्टी ने 60 टाइम एक दूसरे से आर्गूमेंट किया। पहले इन्होंने बात रखी, फिर उन्होंने रखा, फिर इन्होंने रखा। तो इसको ये बोला जा रहा है कि यार सबका एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाना चाहिए कि 1 घंटे ये बोलेंगे, फिर 1 घंटे ये बोलेंगे। इससे क्या होगा ना कि केस जल्दी सॉर्ट हो पाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा केसेस को सुनने में। इवन लॉ कमीशन ने 2009 में अपनी 230th लॉ रिपोर्ट में भी ये बात कही थी कि लिमिटिंग द लेंथ ऑफ ओरल आर्गूमेंट कर दो 1.5 घंटे का, बट अभी तक ये हो नहीं पाया है। फॉरेन में काफ़ी सारी कोर्ट में ये है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए जो है इसको फॉलो करता है। फिर इन्होंने तीसरा जो पॉइंट रखा वो रखा अल्टरनेटिव ऑफ लॉन्ग कोर्ट वेकेशंस। मतलब देखो, बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो जजेस हैं इनकी वेकेशंस होती है, तो बहुत लंबे समय तक के लिए वेकेशंस होती है। इसकी वजह से उस समय जो केसेस चल रहे होते हैं ना वो नहीं सुन पाए जाते हैं, या फिर उस समय कोई इंपॉर्टेंट मामला आता है, वो क्या होगा। इवन 2014 से पहले ना 10 वीक्स की वेकेशन होती थी जजेस की। 10 वीक्स मतलब आप देख लो कितना दिन होता है, 70 डेज के आसपास। 2014 से वो 7 वीक हो गया, जो कि भी अपने आप में काफ़ी बड़ा समय है। तो इस पे इन्होंने बोला कि एक साथ नहीं होना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा आना चाहिए कि भाई जजेस अल्टरनेट वे पे छुट्टी पे जा रहे हैं, जिससे कि बाकी जजेस वहां पे रहें, अगर कोर्ट में केसेस आए तो उसकी सुनवाई हो। तो ये भी एक इन्होंने पॉइंट यहाँ पे रेज किया। चौथा पॉइंट जो है सीजीआई साहब ने रेज किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए। इससे बहुत सारे जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या फिर आप में से जो लोग बनेंगे वो रिलेट करेंगे। देखो, अगर आप आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी नाम देखो जो कि कोलेजियम सिस्टम के थ्रू आए हैं, आपको पता है ना कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उन्हीं कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस बनाया जाता है बहुत बार। उसमें आप नाम देखोगे तो ऐसे लोगों का नाम दिखेगा जिनके पेरेंट्स वकील रहे हैं, काफ़ी फेमस वकील रहे हुए हैं, और उन्हीं के बच्चे फिर बाद में जज बन जा रहे हैं। एक और चीज़ आप देखने को मिलती है, सेम चीज़ अगर आप लिटिगेशन करने की सोचते हैं और इफ़ यू आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पे जो फैमिली पहले से चली आ रही है वो लोग ज़्यादा केसेस भी प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ उन लोगों को थोड़ा सा कोर्ट में भी एडवांटेज मिल जाता है।
जैसे मैं आपको यहाँ पे किसी कोर्ट का नाम नहीं लूंगा, बट आई रिमेंबर अ केस जहाँ पे ना एक जज के पास एक नया लॉयर जो है वो सुनवाई लेके गया, एंड दैट किड वाज अ सन ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर। तो उन्होंने उससे पूछा जज साहब ने कि और बेटा कैसे हो, हाउ इज योर फादर, एंड व्हेन कोई न्यू वकील वहां पे पहुंचा, फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो है, अगर वो थोड़ा सा भी प्रोसीडिंग गलत करता है तो फिर उसको डांट दिया जाता है। एंड दैट गाय जिसको वो किया गया उसको कहा कि तुम तैयार नहीं हो, अगली बार तैयार होके बेटर आओ। तो मतलब ऐसा नहीं है इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन, बट हाँ ये थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो इन 4 चीजों पे हमारे CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने क्वेश्चन रेज किया है और उन्होंने बोला है कि विद टाइम इसका नीड है कि इनके ऊपर कुछ देखा जाए, इसको चेंज करने की कोशिश करी जाए। इसके बाद देखिए सोलर स्कीम अभी न्यूज में है। बजट 2024 के अंदर हुआ क्या कि हमारी जो निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसके बारे में बोला। इससे पहले 21 जनवरी के आसपास प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसके बारे में चर्चा की थी। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्या है ये स्कीम वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज देखेंगे। इसमें ये बोला जा रहा है कि 15,000 रुपए पर ईयर जो है वो हर इंसान इसमें सेव कर सकता है जिसने इस स्कीम के तहत फायदा उठाया। बट इसकी एक शर्त है, आपका मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का 300 यूनिट से कम होना चाहिए, 1 से 2 किलोवाट के यहाँ पे पैनल इंस्टॉल होंगे और 1 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे सरकार का इसके ऊपर खर्चा होगा। अब बाकी इसमें और हमारे काम की चीज है नहीं, ये बेसिक चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए थी। क्वाड समिट मोर लाइकली आफ्टर यूएस पोल्स इन नवंबर, ऐसा यूएस के एम्बेसडर एरिक गैरेस्टी ने बोला है। क्वाड कौन कौन सी कंट्रीज का ग्रुप है? तो बिल्कुल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। क्वाड को बनाने में शिंजो आबे साहब का ब्रेन चाइल्ड था, 2007 में इसको बनाया गया था। बेसिकली क्वाड को एंटी चाइना ग्रुप भी बोला जाता है। देखो इंडो पैसिफिक में चाइना का डोमिनेंस ना बढ़े और वो बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व ना बढ़ा ले, इसीलिए बेसिकली क्वाड है कि गलत तरीके से चाइना आगे ना बढ़े। और ऐसा चाइना बोलता है कि सिर्फ इस पर्पस से, ऑल्दो क्वाड को बनाया गया था कि 4 कंट्रीज मिलकर इकोनॉमी, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इन सब पे काम करेंगे। ऑल्दो हाँ थोड़ा सा पर्पस फिलहाल तो यही है कि चाइना को टैकल करना है। तो दीज आर द 4 कंट्रीज इन क्वाड। 2007 ये आई थी, शिंजो आबे साहब, लेट शिंजो आबे साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था। अभी क्या है, देखो यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं तो उनका ये कहना है कि भैया अब नया जब हेड आ जाएगा तभी मीटिंग करेंगे तो बेटर रहेगा, वो वाली चीज है। बिल टू चेक चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स इंट्रोड्यूस। बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये बिल प्रपोज करता है मिनिमम ऑफ 3 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अप टू 1 करोड़ फॉर पर्सन इंडल्जिंग इन चीटिंग। तो ये 1 करोड़ का फाइन ना ये उनके लिए है जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इसको करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर कोई नॉर्मल इंसान इसको करते हुआ पाएगा तो उस पर 10 लाख तक का फाइन लगेगा। दैट इज ऑल्सो रिटन समवेयर, लेट मी सी। या एनी पर्सन और पर्सन रिस्टोरिंग टू अनफेयर मीन्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन अप टू 10 लाख। अगर ये आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके की चीटिंग होते हुए आप देखते हैं। बहुत ही मास लेवल पे ही चीटिंग्स कराई जाती हैं बड़े बड़े लोगों के द्वारा और इसमें बहुत बड़े बड़े स्कैम निकल के आते हैं। तो इट्स बेटर कि ये चीज़ जल्द से जल्द रोल आउट हो जाए और एज ए एक्ट की तरह देखने में हम लोगों को मिले। फिर है म्यांमार फोर्सेस फ्ली इनटू बांग्लादेश आफ्टर क्लैशेस। देखो म्यांमार में ना एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं। देखो वहाँ पे 2-3 अभी आर्मी तैयार हुई है। एक का नाम है अरकन आर्मी जो कि पेलेटवा को कैप्चर करके बैठी हुई है। इसके अलावा चीन स्टेट जो है उनका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है। एंड देन देयर इज़ अनदर ऐसी टुकड़ी है वहाँ पे डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी करके बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो म्यांमार में पहले क्या क्राइसिस है थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। म्यांमार के अंदर आपको पता है कि वहाँ की मिलिट्री ने कूप किया था और वहाँ की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। वहाँ पे सूंग की जी की जो सरकार थी उसको ख़त्म कर दिया गया था 2020 में। उसके बाद मिलिट्री कूप किया गया था। अब वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबको जेल में डाल दिया गया है, हाउस अरेस्ट पे रख दिया गया है और अब मिलिट्री शासन कर रही थी। पर अब वहाँ पे डिफरेंट जो है रिबेलियन ग्रुप्स तैयार हुए हैं और वो इनके अगेंस्ट में अब हथियार उठा चुके हैं जिनको सपोर्ट चाइना से मिल रहा है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे इंडिया का भी इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है? आप ये देख रहे हो कोलकाता, इधर आप देख रहे हो सिटवे, ये चीन स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ये है पेलेटवा, इसके बाद एजवाल मिजोरम,
ये करके ना एक पूरा का पूरा आपका जो है वो कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बन रहा था, जिससे कि जल्दी से जल्दी ऐजवाल, मिजोरम और फिर इधर आपके म्यांमार को कनेक्ट करके कोलकाता से कनेक्ट किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उसमें देखिए कोलकाता टू सिटवे पोर्ट इन म्यांमार, यहाँ से यहाँ पोर्ट के थ्रू आएगा, फिर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिटवे टू पेलेटवा जाएगा जो कि कलादान रिवर के थ्रू होगा। इसके बाद बाय रोड 110 किलोमीटर पेलेटवा टू जूरनीपुर, है ना। तो ये आपको दिख सकता है रोड 110 किलोमीटर और फिर 100 किलोमीटर का ये वाला रोड। तो कहने का मतलब ये कि कनेक्शन जो है ये किया गया था, बट अब इन एरियाज के अंदर क्या है, अगर चीज़ें सही नहीं चलेंगी तो फिर ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप ये देख सकते हो इस एरिया में सबसे ज़्यादा अभी इस तरीके के एग्रेशंस देखने को मिल रहे हैं जो कि म्यांमार में अभी चल रहा है। म्यांमार में मिलिट्री कूप क्यों हुआ था, तो देखो मिलिट्री वहाँ की नहीं चाहती थी कि उनकी डेमोक्रेसी वाली सरकार बनी रहे। थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से एक बेस दे देता हूँ, ऑल्दो पूरा का पूरा म्यांमार का क्राइसिस भी मैं अभी यहाँ पर अटैच कर दूंगा, वो आप देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि म्यांमार में ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। इसके बाद है टेलर स्विफ्ट विन एल्बम ऑफ द ईयर एट द ग्रामीज फॉर 4th टाइम सेट रिकॉर्ड, ठीक। इसके अलावा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के भी एक गुड न्यूज आई है, शंकर महादेवन जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति जो है उसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है एट ग्रामी अवार्ड्स। शक्ति बैंड रिसीव द अवार्ड फॉर देयर लेटेस्ट एल्बम द मूवमेंट, दिस मूवमेंट नॉट द मूवमेंट। और द फ्यूजन बैंड शक्ति फीचर्स वोकलिस्ट शंकर महादेवन, जॉन मैकलिगिन, ठीक है, फिर वी सल्वग्रेश, जाकिर हुसैन एंड वॉयलिनिस्ट गणेश राजगोपालन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस बार ग्रैनी अवार्ड जो है वो लॉस एंजलिस में हुए थे। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। इसके बारे में होने वाला है। म्यांमार का इतिहास तो भारत के साथ है ही है, लेकिन म्यांमार जो है भारत के साथ कल्चर भी काफी सारा शेयर करता है। म्यांमार की पॉपुलेशन में 90% जनता जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म तो इवॉल्व भी भारत से हुआ था। म्यांमार की कैपिटल यंगून जो है वो एक जमाने में रंगून कहलाती थी, और 1857 की रिवोल्ट के बाद भारत के जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको रंगून में ही जेल में ले जाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे ये समस्या जो है अभी रिसेंटली देखने को क्यों मिल रही है, क्यों वहां पे जनता जो है काफी सारा प्रोटेस्ट कर रही है, वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां पे मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में। और जैसे इंडिया में एक समय डिबेट होता था कि वायलेंस या नॉन वायलेंस कौन सा रास्ता अपना के देश को आजादी के लिए ले जाया जाए, उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि वायलेंस के थ्रू जो है देश को आजाद कराया जाए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नॉन वायलेंस के थ्रू देश को मिलिट्री से आजाद किया जाए और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए। देखो म्यांमार का इतिहास जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी तरीके से 4 जनवरी 1948 को आपका म्यांमार जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब म्यांमार में प्रॉब्लम क्या थी, देखो जब उनको आजादी मिली तो वहां पे काफी सारे एथनिक ग्रुप रहते थे। जैसे कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो इस वजह से काफी अलग अलग समय में ऑटोनॉमी की मांग करते थे। आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि काफी सारी ट्राइब्स हैं, जिसके वजह से वहां पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो नहीं आ पा रही है। तो म्यांमार में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, काफी सारे एथनिक ग्रुप्स थे और सब अपनी अपनी गवर्नेंस के अंदर ऑटोनॉमी चाहते थे, जो कि उनको नहीं प्रोवाइड करी गई, और इसकी वजह से उस समय ही वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया। और जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर शुरू होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज वहां की मिलिट्री उठाती है, और 1962 में देखने को यह मिला कि वहां की मिलिट्री ने सत्ता पलट कर दी और मिलिट्री रूल शासन में आ गया। 1962 में जब मिलिट्री रूल आया तो विश्व की काफी सारी कंट्रीज ने म्यांमार के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ने भी 1962 से लेकर 1990 तक के आसपास म्यांमार से कोई रिलेशन नहीं रखे थे, ऑल्दो बाद में इंडिया ने इस चीज को काफी रिग्रेट किया था, क्योंकि इस बीच में म्यांमार की जो काफी सारी क्लोजनेस जो है ना वो चाइना के साथ जाके हो गई थी। 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये गलती इजराइल के साथ भी करी थी कि पहले इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे थे, फिर बाद में इंडिया को समझ में आया कि नहीं इजराइल के साथ भी रिलेशन रखने चाहिए। और पहले गवर्नमेंट इंडिया की जो है इजराइल के साथ रिलेशन इसलिए नहीं रखती थी, बात आ रही है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इजराइल जो है वहां पे ऐसा बोला जाता था कि मुस्लिम आबादी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं वो, और जो ज्यूइश हैं जो है वो पैलेस्टीन्स के ऊपर काफी ज्यादा वायलेंस करते हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स नाराज ना हो जाए तो उनको खुश करने के लिए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इजराइल से रिलेशन दूर रख रही थी। लेकिन समय के साथ भारत को ये रियलाइज हुआ कि इजराइल इज अ पावरफुल कंट्री एंड क्लोज अलाई टू यूएस,
तो फिर इंडिया को इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो है सुधारने पड़े थे। तो यही चीज यहाँ पे म्यांमार में भी देखा हमने कि हमारा पड़ोसी देश है और चाइना के बहुत क्लोज जा रहा है, तो अपनी गलती जो है हमारी गवर्नमेंट को समझ में आई और 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ काम किया। लेकिन 1962 से 1990 के बीच है उसके बाद भी म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करती गई, क्योंकि विश्व की काफी सारे कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे ड्यू टू द मिलिट्री रूल, और उसके वजह से म्यांमार को फाइनली 2008 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं हुई थी, इन्होंने इलेक्शन कराने की काफी बार कोशिश करी, लेकिन इन द एंड होता ये कि मिलिट्री वाले ही शासन में आ जाते। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए एक सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ऑन सुन सूकी के द्वारा लड़ी गई थी। 1988 के बाद से इन्होंने काफी सारा प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू कर दिया था कि डेमोक्रेसी लेके आई जाए, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी जाए म्यांमार के अंदर, और फाइनली इनके इतनी मेहनत के थ्रू यहाँ पे 2008 में म्यांमार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। लेकिन मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस प्रकार से चीजें करी कि कुछ सीट्स जो है, मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो मिलिट्री रूलर्स के लिए रिजर्व रहेंगी। और इसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ऑन्ग सुन सूकी के जो हस्बैंड हैं वो फॉरेनर थे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का प्रोविजन डाला कि ये कभी भी प्रेसिडेंट ना बन पाए। 2015 में इलेक्शंस हुए, सूकी जी की पार्टी जीत गई, लेकिन सूकी जी की पार्टी में वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी ड्यू टू द क्लॉज और जो ये डाला गया था मिलिट्री के द्वारा, जिसके लिए फिर ये वहां पे एक मिनिस्टर की पोस्ट पे थी और प्रेसिडेंट कोई और बना था। लेकिन मेन पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में थी। आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पावर जो है वो सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। तो उसी तरीके से सूकी जी के हाथ में काफी सारी पावर थी, ऑल्दो शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट। एंड 2020 में क्या हुआ, 2020 में फिर से इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में सूकी जी की पार्टी जो है ये काफी सारे बहुमत से इलेक्शन जीत गई। इसके बाद मिलिट्री को यह डर लगा कि अब इतनी ज्यादा बहुमत के साथ ही सत्ता में आए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, और ये जो मिलिट्री वालों के लिए जो सीट्स रिजर्व करी गई है पार्लियामेंट के अंदर वो चीज ये खत्म कर सकती हैं। जिसके चलते हुए मिलिट्री ने ये आरोप लगाया कि सूकी जी ने इलेक्शन में धोखाधड़ी कराई है, रिगिंग हुआ है और ये इलेक्शन फ्रॉड है, और जिसके बाद मिलिट्री सत्ता में आ जाती है और मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये तो थी कहानी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जनता जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है काफी सारी जगहों पे। जनता ने, जैसे भारत में थाली बजाने का मोदी जी ने किया था कि सम्मान के लिए किया जाए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उस तरीके की चीज वहां पे लोगों ने स्टार्ट किया, थाली बजाना अपने मिलिट्री को विरोध बताते हुए। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि एक वर्ग जो है वो यहाँ पे ये चाहता है कि वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, एक दूसरा वर्ग है जो ये चाह रहा है कि नॉन वायलेंस के थ्रू ये चीज किया जाए। अब तक 1000 से ज्यादा जान म्यांमार में जा चुकी है इन वायलेंस के चलते हुए। देखिए हुआ क्या, वहां पे जो काफी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलके एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जिसका नाम रखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने अपने लोगों से दरखास्त किया कि जहां भी आप मिलिट्री को देखो इनको मारो, इनके ऊपर वायलेंस करो, जिसके बाद मिलिट्री ने भी जवाब देना शुरू किया और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस वजह से। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडिया का इसके ऊपर क्या इंस्टेंस रहने वाला है। तो देखिए भारत जो है ना उसकी काफी बार मदद नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में म्यांमार की मिलिट्री करती है। जब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर जो हमारे देश में जो इंसर्जेंसीज होती हैं तो वो लोग वहां पे कुछ उल्टा सीधा करके म्यांमार बॉर्डर में जाके छुप जाते थे। तो उस समय काफी बार म्यांमार की जो आर्मी है इन्होंने हमारी मदद करी है उन लोगों को वहां से खदेड़ने में, जिसके चलते हुए भारत जो है वो म्यांमार की आर्मी से डायरेक्टली क्लैश नहीं चाहेगा। जिसके चलते हुए भारत का एक सिंपल सा भी इस पे जो स्टैंड है जो देखने को मिलता है वो ये दिखता है कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। इवन एशियन कंट्रीज जिसका म्यांमार भी पार्ट है वो भी यही चाहते हैं कि चीजों को नॉन वायलेंस के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए। नॉन वायलेंस को प्रीच करने का इंडिया और एशियन कंट्रीज, देखो जब भी किसी कंट्री में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस कंट्री से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी की तरह एक दूसरे कंट्रीज के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसमें स्प्रेड होते हैं। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके देश में रिफ्यूजीज आए। अभी रोहिंग्यास के केस में हमने देखा था, ऑल्दो रोहिंग्यास भारत में तो बहुत कम आए थे, बांग्लादेश में ज्यादा गए थे, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो म्यांमार से काफी सारे लोग जो हैं वो इंडिया में आएंगे या एशियन कंट्रीज में जाएंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, और ये था म्यांमार में क्राइसिस जिसकी वजह से सारी चीजें देखने को मिली।